हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतवी क्लासेस में। हम लोग डेली के एमसीक्यूज़ क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। और आज जो क्वेश्चंस है ये आपको मिक्स्ड क्वेश्चन, मिश्रित क्वेश्चन यानी कि सब सब्जेक्ट से मिला जुला क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें कि 50 क्वेश्चन हमने दिया है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाते हैं या फिर देखते हैं, आप इन्हें एक से दो बार देखिए, आपको आने वाले किसी भी एग्जाम्स में ये आपको ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। खास करके बिहार एसएससी, सीएसबीसी यानी कि कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी या फिर एएलपी वाले, और जो भी सीटेट के एग्ज़ाम देंगे, अभी हाल ही में जो फॉर्म भराया गया, और टीचर्स का वैकेंसी जो आया हुआ है बिहार बीपीएससी टीचर्स के, उनके लिए तो खास करके सीटेट और बीपीएससी टीचर वाले के लिए इससे ज़्यादा बेटर क्लास नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न ही आपके लिए लाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे है। कंकाल का वो हिस्सा बताएं जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता, जो मोड़ा जा सकता है। ए है वर्टिब्रे, बी है कार्पल्स, सी है कार्टिलेज, और डी है उपयुक्त से एक से अधिक, और ई है एक उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख पा रहे हैं सभी बीपीएससी में इसी प्रकार का ऑप्शन होता है, एक से अधिक, एक में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। सी नंबर आंसर, कार्टिलेज को मोड़ा जा सकता है। यह एक संयोजी उत्तक होता है। कार्टिलेज क्या होता है? एक संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक है। और ये होता है कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से रगड़ने के लिए ये क्या करता है, पूरे उसे बचाता है, और साथ ही हल्का लचीला होता है। खास करके ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके हड्डियों के जोड़ों पर पाया जाता है। दो हड्डियों के जोड़ों पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लोग सबसे ज़्यादा टिक करते जाएंगे। दूसरा में है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ऑप्शन है शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, सी है शैवाल और वायरस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और एक है एक में से इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए होगा लाइकेन, शैवाल और कवक। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? ए नंबर होगा शैवाल और कवक। ये लाइकेन के दो जीवों का सहजीवी माना जाता है। कवक पानी में यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि शैवाल जो है भोजन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, मादा एनेफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः अधस्तर की सतह के समकोण पर, अधस्तर के साथ एक कोण पर, अधस्तर के सतह के समांतर। आप डी ई जान सकते हैं, एक से अधिक और एक से इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। मादा एनफ्रीज मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये जो होता है आधा स्तर की सतह के समांतर बैठी है, और एनोफ्रीज मच्छर अपने शरीर की सतह से लगभग 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 45 डिग्री का कोण बनाता है अपने शरीर की सतह से, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला एक मच्छर जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, सी है लिम्फोसाइट, और डी ई आपको पता है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक और एक में से कोई नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर जो बिल्कुल सही होगा, लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट। ये जो होता है शरीर में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है। ये क्या होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। यही हमारे शरीर की रोगों से बचाने का काम करता है। और आरबीसी क्या होता है? ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले आता है। हम लोग का जो शरीर है, जो शरीर का जो अस्थि मज्जा होता है, उसमें लगातार लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वहीं टी कोशिकाओं का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, इससे एक से अधिक आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जूम आउट कर छोटा हो जा रहा है।
क्योंकि क्वेश्चन बनाने के समय मैंने ध्यान नहीं रखा। वही कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग का पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि उत्तल लेंस है, इस पे एक सफ़ेद काला रंग। उत्तल लेंस आपको पता होगा किसको कहते हैं, उत्तल लेंस इस प्रकार के इसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो कि बीच में मोटा दोनों साइड, और इसे क्या कहते हैं, ये अवतल हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है कम चमक वाला एक घोड़ा, बी है काली पट्टियों का एक जेबरा, सी है काली पट्टियों का एक घोड़ा, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा। क्या होगा आंसर? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। इस क्यों होता है? क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब लिया जाता है। चूंकि इसके कारण क्या होता है कि घुमावदार हिस्से पर पड़ने वाला प्रकाश चित्र बिंदु एक प्रक्रिया नहीं करेगा। जब प्रक्रिया नहीं करेगा तो वो किस प्रकार का दिखेगा? चमकीला टाइप में थोड़ा थोड़ा दिखेगा। वही लेंस द्वारा कम चमक का घोरा बनता है, और उत्तल लेंस का गोलाकार लेंस होता है जो कि बीच से मोटा होता है। अभी जस्ट आपको दिखा है क्या होता है उत्तल लेंस। ये देखिए, ये होता है उत्तल लेंस, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और साइड में पतला होता है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ई नंबर आंसर हो जाएगा। एक में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि की तीक्ष्णता या त्वरत्व को कंपन की आवृत्ति निर्धारित करती है। क्या करता है? कंपन की आवृत्ति निर्धारित करती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए नंबर ऑप्शन आपको ये फोटो डायोड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ए आ गया है, माफ़ कीजिएगा। वो ऊपर जो बी है वो नहीं होगा, ये होगा फोटो डायोड। जो ये ऑप्शन जो है, ये ए नंबर का ऑप्शन है, ए है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, फोटो डायोड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षणों को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? जो बॉल बेयरिंग होता है, जो छोटा ये बॉल बेयरिंग होता है, इसके किसके कारण किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है, कर्षण डैंग के लिए किया जाता है, सर्पा घर्षण, डी और ई आपको पता ही होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण, सर्पी घर्षण को रोलिंग घर्षण करने के लिए किया जाता है। क्या होगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्या आंसर होगा? ए नंबर आंसर हो। ये क्या कहता है? सर्पी घर्षण को ऐसे कोई सड़क अगर इस पे पड़ेगा तो ये क्या होगा? गोल गोल घूमने लगेगा। इसलिए सर्पी घर्षण को रोलिंग घर्षण में ये बदलने में काम आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। आप देखते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ गेंद आता है उसको पीछे की ओर खींचते हैं। यह गोलकीपर के किस प्रकार के सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, डी अधिक और ई कोई नहीं। इसका नंबर जो होगा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि क्या होता है? संवेग के परिवर्तन को दर को अगर हम कम करेंगे तो हमारा क्या होगा? कैच उसे आसानी से पकड़ने में मददगार साबित होगी। ये आपको न्यूटन की गति के बारे में बताता होगा, संवेग परिवर्तन का नियम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? इसमें से कौन सा रेडियोधर्मी द्वारा उसमें धनात्मक कण है? कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, अल्फा किरण। ये अल्फा किरण जो होता है धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है, जो कि 2 प्रोटॉन, ये इसमें जो होता है 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन। केंद्रामुखी बल, यानी कि केंद्रमुखी बल इसको बोल सकते हैं। केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? अंतरिक्ष में वस्तु के स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए गति। सही बात है, यही नंबर आंसर होगा। क्या रहेगा? बी नंबर आंसर होगा। देखिए केंद्रामुखी बल होता है कैसे, ये कोई चीज़ है इसके चारों ओर घूमना चाहिए, तो केंद्र के द्वारा लगने वाला बल जो होता है इसे आपस में जोड़ने रखता। अगर केंद्र द्वारा बल नहीं लगेगा तो ये जिधर मन तिधर जा सकता है, इसलिए ये चारों तरफ घूमेगा।
इसी सिद्धांत पे आपको देखने को लगेगा कि कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन ये उसी सिद्धांत पे लगभग कार्य करता है। इसे अपकेंद्रीय बल भी कहा जाता है दूसरी भाषा में। चलिए इसका जो आंसर होगी, इसका आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। 12 नंबर क्या था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी था। क्या था ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल को शामिल किया जाता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, कोई बस है सीधे रास्ते पर चल रही, फ्रेंड्स क्या एक बस है? चलिए बस एक बार देखते हैं, बस बनाने की कोशिश करते हैं। ये ड्राइवर का बैठने के लिए, ये हो गया इसका चक्का। एक बस बस जो है सीधा रास्ता पर क्या करता है, चल रहा है। ये बस सीधा रास्ता पे चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है। अचानक ये कहता है दाईं ओर मुड़ लेती है, तो बस में बैठा यात्री क्या होगा? दाईं ओर झुक जाएगा, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इसमें से कोई नहीं। सी होगा इसका आंसर जो होगा सी, बाईं ओर। अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर झुकेगा, याद रखिएगा। विपरीत दिशा में ये मुड़ जाएगा, क्या होगा? वो विपरीत दिशा में ये मुड़ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि एक बस जो होता है जो धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा होता है, ये अचानक अगर दाहिनी ओर मुड़ता है तो बस में बैठा है सभी यात्री जो होता है बाईं ओर झुकेगा। ये क्यों होता है? बस के निकट की यात्रा का निचला जो हिस्सा होता है वो केंद्र प्रसार होता है। जब हम बस में बैठते हैं हमारे कमर से नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में आ जाता है और वो गतिमान हो जाता है, और ऊपर का हिस्सा क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इसलिए अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो विपरीत दिशा में हमारा शरीर मुड़ेगा। अगर ब्रेक लगेगा तो हम पीछे की ओर झुकने देखते हैं। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश, यानी कि तनाव समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि एक गिटार लीजिए, ये तो गिटार नहीं है, बीना हो गया, यानी कि दोनों एक ही बात है। अगर इसको ये जो स्ट्रिंग होता है इसको ये टाइट रूप से बांधने की कोशिश करता है, उसमें क्या करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, सी है ध्वनि की तीव्रता, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा इसका आंसर। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार बांध के, यानी कि दोनों का जो ट्यून होता है मिलाया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के एक रूप को कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या होता है? पदार्थ वैसा कौन सा रूप है जिसका आकार नहीं होता है लेकिन आयतन होता है? कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें जगह मिट्टी का तेल जो लिक्विड होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। याद रखिएगा, निश्चित आकार, उसको जिस चीज़ में रखिएगा आप उसी का आकार ले लेगा। यानी कि मिट्टी, पानी को देखिए किस जिस में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। धातु, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण इनमें से क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के इनमें से उदाहरण क्या है? CuO और ZnO, Al2O और ZnO, Al2O और CuO, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा Al2 और ZnO। बी नंबर आंसर Al2 ZnO, क्योंकि कुछ धातु जो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं रूप में जाना जाता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड का पूरी तरीके से उदाहरण है Al2O3 और ZnO, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसे फिल्सफर ऊल कहते भी, इनसे फिल्सफर ऊल भी कहते हैं। यह पर जो वातावरण में जिंकाइट या लाल जिंक अयस्क के रूप में भी पाया जाता है। वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये जो होता है जटिल रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्साइड भी है। वहीं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इनमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग में
प्रभाव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगेगा? इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि मीथेन जो होता है ये लगभग कोयला के खदानों से निकलता है। इसका जो मुख्य स्रोत ऑक्सीजन, जीवाणुओं की प्रक्रिया और कोयले के खदानों के भीतर होता है। वहीं नाइट्रस जो होता है इसका ग्रीन हाउस गैस में लगभग 8% का योगदान देता है, ये उसे बढ़ाने में। ये भी उर्वरक कोयला दहन के समय उपयुक्त होता है। वहीं एक और होगा हेलो कार्बन, जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा योगदान करता है इसमें। 19 नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? H2CO2 CO, H2CO2 CO, और उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा CO2। इसका जो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, CO2 उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, HOOCCOOH, HOOCCOOH, इसे सीधा आप समझ सकते हैं C2O4H2, C2H4O2। आप यहाँ दे सकते हैं C2O4H2, C2H4 और O2, सॉरी H2, C2 H, सॉरी O पहले O होगा, O4 और H2, ये सब एक ही साथ लिखा जाएगा, ऊपर जगह नहीं मिला मुझे। तो इसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के अम्ल को जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ये साफ सफाई करने के में काम आता है, कई जगह पर जंग हटाने में काम आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, 3 प्रश्नावलियाँ हैं, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? आपको क्या कहा? 3 प्रश्नावलियाँ दिया गया, उनमें से एक में आसुत जल है, अन्य दो में एक में अम्लीय है और विलियम तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो होता है नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करना किसका? क्षारक का गुण होता है। आसुत जल ऑप्शन में है, बी है अम्ल, सी है क्षार। इसका अभी जस्ट हम बता दिए क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल आंसर सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? जो एसिटिक अम्ल होता है इसके गंध जो होता है, बदबू जो होता है, किसके समान होती है? सिरका, बी है टमाटर, सी है मिट्टी का तेल, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ये सिरका हो जाएगा। इसका क्या होगा? सिरका। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? जो शुष्क HCl गैस होता है वही शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? ऑप्शन है HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में, चलिए ऑप्शन नंबर ए HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। बी है HCl गैस जो सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। सी है H2O आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H2O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हम देखेंगे सी होगा, क्योंकि HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि H3O+ आयन अनुपस्थित होता है, इसमें होता ही नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्यों नहीं बदलती, इसका रीजन यही होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, विषम का पता लगे, इनमें से कौन अलग है उसका पता लगाने के लिए बोला गया है। फल का पकना, कोयले का जलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी बी नंबर, ABCD गड़बड़ा दिया ना। चलिए फिर से ऑप्शन देखते हैं। इसको आप ए मान लीजिए, ये बी नंबर है, ये सी है और ये डी है। फल का पकना, कोयले का जलना, उपयुक्त में से कोई नहीं, सीमेंट की सेटिंग या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा सीमेंट की सेटिंग, ये सबसे अलग है। क्या होगा? सीमेंट की सेटिंग, क्योंकि ये सीमेंट
का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब जो है आपके पास वो सभी रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट का जमना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन, इसलिए क्या हो जाएगा सीमेंट शूटिंग। सही आंसर जो होगा सीमेंट शूटिंग हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, आपको पता है ये दोनों कार्बन का अपरूपक है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के तत्व से बना होता है, और ये दोनों जो होता है कार्बन का अपरूपक, पहले ही बोल चुके हैं होता है, और ये दोनों रासायनिक गुण के सक्षम एक प्रकार वे समान रासायनिक परिवर्तन दिखा सकते हैं। वही ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की चादर या परतों में मौजूद होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा आंसर का आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। वही देखते हैं किसमें परिवर्तन कर के कारण रंध्र खुलता या बंद होता है, इनमें से कौन है परिवर्तन कारण के स्टोमेटा रंध्र को छेद खुलता और बंद होता है? ये नंबर है कोशिका में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, और एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। इसमें का आंसर है कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलता और बंद होता है, और साथ साथ स्टोमेटा का खुलना और बंद होना भी इसी से क्रिया के अंतर्गत आता है। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। लाल और नीले रंग को, हरे और लाल को, हरे नीले को, एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा लाल और नीले रंग को क्लोरोफिल जो होता है कि दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर कुछ तरंगदैर्घ्य का क्या करता है अवशोषित करता है, जिसमें से क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकार के रंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करता है, जबकि ग्रीन लाइट अवशोषित नहीं होती है। वही 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है? पर्णवृंत पत्ती के तने से जोड़ता है। आधार बी है आधार के पास शाखाओं का के साथ मोटा कठोर तना पेड़। सी है कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन में से एक से अधिक, और सी लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा आंसर 28 का बी नंबर आंसर होगा, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। सक्शन सक करने के कारण यानी कि खिंचाव के कारण पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सीधा वाष्पोत्सर्जन के कारण के पौधे में जो पानी होता है वो पूरे जगह पे फैल जाता है, यही होगा। ये पौधे में गतिहीन होते हैं और चलते नहीं हैं, और पौधे की संवहन ऊतक की विशेषता होती है कि जो पानी को सुक्रोज के संचालन में सहायता करता है, और पौधे जल को जड़ों से अवशोषित करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फ्रेंड्स आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, और देखते हैं कि अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएगा जो कि रीजनिंग और मैथ्स का होगा, जिसमें लगातार हम लोग सिर्फ आंसर देखते चल जाएंगे। इसे आप रोक करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगर आप क्लास में नए हैं तो आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। चलिए अभी 29 नंबर क्वेश्चन की हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो कि उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की अनुपस्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आरएनए की उपस्थिति। शब्द DIARY, ये जो आपको रीजनिंग है, DIARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनका अर्थ हो या ना हो, यानी कि DIARY डायरी से कितने शब्द बनाया जा सकता है, इनका अर्थ कोई होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ शब्द बनाना है। इनमें से क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लगभग इन अक्षरों से लगभग कुल 5 शब्द बनाया जा सकता है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप खुद देखते रहिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। इनमें से कौन लुप्त संख्या बीच में क्या सीक्वेंस बैठेगा जो कि बनेगा? 66, 66, B 56, C 77। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा 77। ये कैसे होगा, ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे होगा। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करना आसान होगा। या तो ऐसे ऐसे सॉल्व करिए, या तो ऐसे ऐसे सॉल्व करिए, इधर से सॉल्व करिए।
आपकी मर्जी, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहे ऐसे सॉल्व करिए। लेकिन चलिए आप इस क्लास को यहाँ से स्टॉप कर करके क्लास कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। वही दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए, यानी कि ये नंबर सीरीज सिस्टम है, इसमें से कौन किसके किसके बाद आ रहा है इसे आपको ढूंढना है। 15, 20, 32, 62 क्या है? 15, 20, 32, 62, 118, 248। ये आप सीधा देखिए 15 से 20 जा रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, 5 का स्क्वायर फिर 5 है, 6 का स्क्वायर फिर 6, इस प्रकार से चल रहा है। 2, 3, 5, 7, 11, 9, यानी कि विषम संख्या, ये विषम संख्या में चल रही है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 5। फिर इसको करिए 3 का स्क्वायर प्लस 3, दोनों में विषम में लेके जाए। 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3, याद रखिए कितना हो जाएगा? 32 हो गया। फिर इधर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। एक सॉल्व कर दिया, ज़्यादातर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी देखते हैं इसे। 34 नंबर, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 2229212 319 लिखते हैं और मॉन्क को 15161412 लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे ये आप खुद खोजिए और लिखिए। इसका जो आंसर होगा बी होगा, ये नीचे दिया गया, ये जो होगा ये इसका आंसर होगा 21221955। 35 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या है? जिसका आंसर सीधा देखेंगे 35 नंबर का जो आंसर होगा ए नंबर आंसर हो जाएगा 103, इसका आंसर है। क्या आ गया 35 का आंसर? 10-3। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है और जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% की जीएसटी लेता है तो वो उसका अंकित अंतिम मूल्य क्या होगा? चलिए इसका आंसर भी आप खुद बनाइए। इसका जो आंसर होगा 396, इसका सही आंसर होगा 396। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। इनको को सही और तार्किक सार्थक क्रम में सजाइए। यहाँ से लगभग पॉलिटी का क्वेश्चन आपको लग रहा है। ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद, यानी कि इसको हमको लगता है बैठने के क्रम में सजाना है। देखिए सबसे पहले अगर किसी वरीयता क्रम में बैठेंगे तो राष्ट्रपति बैठेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति बैठेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर हमको आपको दिखेगा प्रधानमंत्री बैठते हैं, फिर अध्यक्ष, फिर संसद। तो एक इसके इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर 2-1-4-3-5 सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, रेशम अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चे में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा? इसका जो आंसर है आप 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशम माना, इसे आप बनाइए। क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग का समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग का आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज का समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसका जो आंसर होगा 39 का ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ सदस्यों एक भैया इसको बनाइए, आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन, आप इसका देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये शायद ब्लड रिलेशन या फिर बैठने वाला सिटिंग पोजीशन होगा। कौन किसका कि कुछ सदस्यों का परिवार भी कहता है आर बहन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप इसे खुद बनाइए। इसका भाई, उसकी मम्मी, उसकी चाची, हमको कहीं समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको बनाने की कोशिश करिए। 40 का नंबर जो होगा सी हो जाएगा इसका आंसर। आपको बता दें, आप बनाने के बाद आंसर मिला लीजिए इसका। वहीं 41 में, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। वहीं राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। सी है, जिला फोरम के सदस्यों से एक महिला होगी। 41 नंबर का ऑप्शन जो आपको नजर आएगा, इसका आंसर ई होगा। इसका 41 का आंसर जो होगा, 41 का आंसर क्या हो जाएगा?
ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं 42 देखते हैं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संरचना करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर, ग्राम पंचायत, एक में से ब्लॉक स्तरीय निकाय से करेगा। किससे? ब्लॉक स्तरीय निकाय से। फ्रेंड्स, आप सभी अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास से जुड़ने की आप डेली कोशिश करें। और इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स के लिए हम लोग न्यूज़ एनालिसिस का क्लास करते हैं, जिसमें जनसत्ता को हम कवर करते हैं। आप वहाँ से भी जुड़िए। आपको करंट अफेयर्स में आप जानते हैं कि पेपर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप न्यूज एनालिसिस क्लास जरूर देखें और इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इनमें से सबसे पहले किसको स्थापित किया गया था? सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास और डी और ई आपको पता ही होगा, एक से अधिक, एक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? कानून के समक्ष समानता जो है ये किस देश से लिया गया है? ये हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। यहाँ दो गो बात है, कानून के समक्ष समानता और एक कानून के समक्ष संरक्षण, दो बात कही गई। इसलिए जो हमें यूएसए से लिया गया, लेकिन संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये तो कोई भी बता सकता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। एक को बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप बताइएगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हम क्या पूछ रहे हैं याद रखिए, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष यानी पहली बैठक जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी भी राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा का, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ याद रखिएगा ये सामूहिक पूछ दिया गया। सामूहिक पे आप खास करके नजर डालिए, यहाँ क्या है? सामूहिक है। सामूहिक लिख दिया, अगर सिर्फ मंत्री बोल देता तो यहाँ पे क्वेश्चन अलग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा विधानसभा के प्रति। 164(2) के अंतर्गत विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर सिंगल होता है तो वो उपराष्ट्रपति के प्रति यानी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता। क्वेश्चन 47 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। एक, निर्णय लेने की शक्ति का। दूसरा क्या, किस चीज़ का विकेंद्रीकरण किया गया? निर्णय लेने की शक्ति का। दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का। और 3 है न्यायिक शक्तियों का। 4 है प्रशासनिक शक्तियों का। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में खोज करके दें। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व में शामिल होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, और बी है नागरिकों द्वारा सीधे, सी है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। इनमें से क्या होगा आंसर? और डी है एक से अधिक और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्यसभा के जो अधिनियम होता है संख्या 250 होता है लगभग, जिनमें से 238 सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व और अन्य जो होता है और अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। लगभग ये भी अब क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है? इनमें से किसका संबंध भारत का सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकरण, मूल अधिकार क्षेत्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार और मूल अधिकार, ये तीनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है? नए यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को चुनने के लिए किया जाता है और खास करके चुनाव आयोग को भी चुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी किया जाता है, अभी जस्ट बताया सुप्रीम कोर्ट में। वहीं अपीलीय क्या होता है कि इसमें अपील किया जाता है कि अनुच्छेद 132, 33, 34, 36 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकार स्पष्ट किया गया है। इसमें संवैधानिक अनुच्छेद 132 में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर, चाहे वह दीवानी मामला हो या फौजदारी हो, किसी भी प्रकार के कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। वही मूल अधिकार, आपका अगर मूल अधिकार को हनन करता है उसके प्रति आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का
डी नंबर आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं, पूरे लास्ट। आप लोग को उम्मीद है अभी तक क्लास अच्छा लगा हो, आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपका क्लास। चलिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक किया गया था? ये है 18, 21, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं और कोई एक से अधिक। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितना वर्ष किया गया? 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें, इस पूरे उपलब्ध सीट में लगभग 1/3 सीट महिला के लिए भी होता है। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी इसमें सीट रखने की बात की गई है, उनके लिए भी एक अलग से सीट रखा जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आपको पता होगा। सभी स्तर पर जो होता है अध्यक्षों के लिए तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ये लगभग 243D के अंतर्गत आपको ये बात दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट के बारे में बात किया गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा कितना होगा? बी नंबर आंसर होगा। 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और इसी प्रकार के कई सारे रोचक क्वेश्चंस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।